मैंने बोला कि अगर आप मेरे साइकिल को पीवी डायग्राम पे बनाओ या आप अगर चाहो तो टीएस डायग्राम पे बनाओ, तो किस तरीके से हम टीएस डायग्राम पे और टीएस डायग्राम पे और पीवी डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे प्रोसेस में दो प्रोसेस रिवर्सिबल, अच्छा प्रोसेस तो सारे रिवर्सिबल होंगे तभी तो उसको मैं रिवर्सिबल साइकिल बोल रहा हूँ। और इसमें कौन कौन सा प्रोसेस, उन्होंने बोला कि सर मान एक पहला प्रोसेस होगा हमारा, मान लो ये 1 to 2 जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, फिर 2 to 3 जो होगा वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, देन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। यानी कि ये सारे के सारे जो प्रोसेस है रिवर्सिबल तो है। और उन्होंने बोला कि सर ये जो हमारा होगा 1 to 2 जो प्रोसेस हमारा 1 to 2 है, ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्यों? वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन ले रहा हूं, ठीक है। अगर हमने बोला कि सर 2 to 3 प्रोसेस कौन सा है, तो मैं बोलूंगा सर कि जो 2 to 3 प्रोसेस है वो क्या है, वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है क्योंकि यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। और आइसोथर्मल बोलो या एडियाबैटिक बोलो, ये दोनों प्रोसेस पहले से ही रिवर्सिबल तो है ही, ठीक है। थर्ड जो है हमारा 3 to 4 वो जो प्रोसेस है वो क्या है, वो हमारा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है। और जो मेरा 4 to 1 है वो कौन सा प्रोसेस है, जो 4 to 1 है वो भी प्रोसेस कौन सा होगा सर, ये हमारा होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। यानी कि ये जो चारों के चारों प्रोसेस हैं ये रिवर्सिबल तो है ही। अगर मैं इसको पीवी में, तो मुझे पता है कि पीवी में आइसोथर्मल थोड़ा कर्व जैसा होगा, आइसोथर्मल का स्लोप इससे कम होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया और एडियाबैटिक को ऐसे बनाया है, ठीक है। और अगर आप इसको टीएस डायग्राम बनाना चाहो तो सर आपको पता है आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो 1 से 2 जो मेरा होगा ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एक्सपेंशन का मतलब एंट्रोपी चेंज, दैट वी विल डिस्कस लेटर। फिर अगर मैं चाहता हूं कि 2 to 3 यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करूं, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब टेम्परेचर कम होगा, तो ये हमारा आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, तो 2 to 3 प्रोसेस ही हो जाएगा। फिर अगेन 3 to 4 क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो बताऊंगा कि कंप्रेशन में हमारा एंट्रोपी डिक्रीज होगा, इसलिए मैं इसको सर 3 to 1 ऐसा ले रहा हूँ, 3 to 4। और फिर वही सेम चीज 4 to 1, 4 to 1 क्या है, 4 to 1 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर मुझे कोई बोलता है तो आइसोथर्मल कार्नोट साइकिल क्या है, तो कार्नोट साइकिल ये है, यानी कि कार्नोट साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, and all the process of this cycle will be reversible, that's why its name is reversible cycle, clear। अब अगर हमें कोई पूछता है, यही तो बताया था कार्नोट ने 1824 में, 1824 में सादी कार्नोट ने 28 ईयर की 1824 में 28 ईयर की एज में उन्होंने लिख दिया था कि सर आपको, आपके पास जो भी डिवाइस है, आप अगर उस डिवाइस का मैक्सिमम एफिशिएंसी लेना चाहते हो तो इस पे चलाओ, आप इस पे चलाओ और मैक्सिमम एफिशिएंसी लेकर जाओ, यानी कि इस साइकिल पे जो चलाओगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी लेकर जाओगे साहब, ठीक है ना। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि कार्नोट साइकिल क्या है, तो हम बता सकते हैं कार्नोट साइकिल यानी रिवर्सिबल साइकिल इज अ साइकिल वेयर in which all the processes will be reversible, where there will be 2 isothermal process and 2 adiabatic process, and the first one will be isothermal expansion, जो process होगा, जो उनका structure होगा, जो arrangement होगा process का, that will be like isothermal expansion, then adiabatic expansion, then isothermal compression, then adiabatic compression। फिर आपसे कोई पूछता है, आपको पता है कि आपने सुना है कि सर ये जो कार्नोट साइकिल है दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल साइकिल, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, देन व्हाई डू वी स्टडी दिस कॉन्सेप्ट एंड व्हाई डू वी स्टडी दिस साइकिल, जब हमें पता है कि प्रैक्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम बोलेंगे सर कि जो मेरा रिवर्सिबल साइकिल है, जो रिवर्सिबल साइकिल है ये एक्चुअल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सर हमें पता है कि कार्नोट ने बताया था कि इस साइकिल पे अपना डिवाइस लाओ और मैक्सिमम एफिशिएंसी लेकर जाओ। यानी कि अगर मैं कोई भी डिवाइस पढ़ रहा हूँ, कोई भी साइकिल पढ़ रहा हूँ, उसका एफिशिएंसी निकालूंगा
और एफिशिएंसी निकाल के फिर मैं कंपेयर करूंगा रिवर्सिबल साइकिल से, कार्नोट साइकिल से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं मान लो मैंने अल्टीमेटली जो मेरा कार्नोट साइकिल है इसका जो स्टडी करते हैं वो कंपैरिजन के लिए करते हैं, ठीक है। क्यों? जैसे कि एग्जांपल मान लो कि कोई आया मेरे से बोला है कि सर मैं एक साइकिल बनाया हूं और ये साइकिल 80% एफिशिएंसी देता है, ठीक है। तो मैं काम करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है सर, मुझे कैसा पता कि मतलब वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उस साइकिल का कार्नोट या रिवर्सिबल एफिशिएंसी निकाल दूंगा। उस साइकिल का अगर मैं कार्नोट या रिवर्सिबल एफिशिएंसी निकालूंगा माय डियर, और अगर उसका कार्नोट या रिवर्सिबल एफिशिएंसी 80% से ज्यादा है, मतलब कि वो जो बोल रहा है वो पॉसिबल है। क्योंकि किसी डिवाइस में, मतलब जो डिवाइस है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा? जब रिवर्सिबल होगा। यानी कार्नोट एफिशिएंसी विल ऑलवेज बी मैक्सिमम फॉर द सेम कंडीशन। यानी सेम वही पढ़ेंगे हम, कार्नोट थ्योरम में पढ़ेंगे वो चीज। यानी कि कार्नोट साइकिल जो है, यानी कि जो रिवर्सिबल साइकिल है, उसका मेन मतलब केवल केवल कंपैरिजन के लिए है कि कोई भी साइकिल है वो एक्चुअल में प्रोसेस है या प्रोसेस नहीं है, या क्या है, या मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है, that we can know with the help of this Carnot cycle and reversible cycle. Now the question will be, it is not a practical cycle. Why? तो आप बोलोगे सर कि पहली चीज तो आपको पता है ये भी कि सारे रिवर्सल प्रोसेस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, एक तो ये भी कंडीशन रीजन है, और दूसरा सर ध्यान से देखो ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, और मैंने बताया था आपको एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अगर सर आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि यहां से देखो, मैंने बताया कि ये मेरा इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन है, इनिशियल से फाइनल कोई प्रोसेस हो रहा है सर, एडियाबैटिक प्रोसेस में उसको तभी बोलूंगा। एडियाबैटिक का मतलब इस प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं हो, और दैट ओनली दैट, ये जो पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तभी होगा सर जब ये इनलेट या जो इनिशियल कंडीशन है और जो फाइनल कंडीशन है इतना फास्ट हो जाए, इतना फास्ट हो जाए कि सर इस प्रोसेस में टाइम ही नहीं मिल पाए कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन हो पाए। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है दैट विल बी अ वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। नाउ कम टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने ये भी डिस्कस किया था सर प्रीवियस वीडियो में कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो क्या होगा? वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। क्यों? हमें पता है कि आइसोथर्मल का मतलब होता है P into V is equal to constant। यानी कि अगर ये कंटेनर है, ये चार्ज है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे सर क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, मतलब बहुत सारा वेट रखा हुआ है यहाँ पे, और ये कंडीशन है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस मेंटेन हो तो क्या करना पड़ेगा? आप चाहते हो कि जैसे V थोड़ा बढ़े, P और V में रिलेशनशिप बने, यानी P कम हो तो V बढ़े, और अगर P बढ़े तो V कम हो, इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेट निकालो तो थोड़ा सा बढ़ा, क्या करा? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा तो पी कम हुआ। यानी कि इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत हल्का हल्का धीरे 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 मैं यहाँ से वेट निकालते जा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं हल्का 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 वेट निकाल के धीरे धीरे कर रहा हूँ तो इसका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, यानी कि जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस देखो धीरे धीरे धीरे, तेज करोगे तो गर्म हो जाएगा, बिल्कुल धीरे 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 इस पर्टिकुलर तरीके से चलो कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का रिलेशनशिप मेंटेन रहे, तो वो तभी पॉसिबल है जब बहुत स्लो जाओगे। यानी कि आइसोथर्मल इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस एंड एडियाबैटिक इज अ वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है सर। तो अगर ये बहुत फास्ट प्रोसेस है और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो अगर हम देखेंगे क्या कि दोनों को मैं देखता हूं सर, फास्ट प्रोसेस स्लो प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं दोनों को एक साथ लेकर आऊं कि बहुत फास्ट एक साथ, मतलब स्लो फास्ट, और ये जो पूरी की पूरी साइकिल होती है बहुत माइक्रो सेकंड के अंदर होता है सर, यानी बहुत माइक्रो सेकंड के अंदर तुरंत फास्ट स्लो फास्ट स्लो फास्ट स्लो, अगर ऐसा होगा तो वहां पे जर्क आ जाएगा सर, और जर्क आने की वजह से वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा तुरंत पूरा का पूरा डिवाइस। जर्क का मतलब आई होप समझते हो, जर्क का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी योर एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी योर एक्सेलरेशन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज करो तो वेलोसिटी, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो, डीएक्सेलरेट कर रहे हो, यानी कि वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, वो क्या है? एक्सेलरेशन है। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन दैट विल बी योर जर्क। यानी आप 100 की स्पीड से बाइक को लेकर जा रहे हो और आपने देखा ही नहीं, सडन आपके सामने ब्रेकर आ गया, तो उस ब्रेकर पे जैसे आपकी बाइक जाएगी
तो वहां पे क्या हो रहा है सर, वेलोसिटी का चेंज नहीं, वहां पे एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का चेंज हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, जर्क। तो थोड़ा सा भी अमाउंट का जर्क अगर सिस्टम में आ गया तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे सिस्टम को बिगाड़ करके मतलब खराब कर देगा, उसको फ्रैक्चर करके तोड़ देगा। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत स्लो बहुत फास्ट प्रोसेस एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर, ठीक है ना। तो अब हमने डिस्कस किया कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, इसका डायग्राम डिस्कस किया, और हमने देखा कि कार्नोट साइकिल को हम बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल। फिर हमने देखा कि कार्नोट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और कार्नोट साइकिल का जो मेन यूज होता है, व्हाई डू वी स्टडी, तो हम बोलेंगे ओनली फॉर कंपैरिजन। हम जो पढ़ते हैं, अब मैं बताऊंगा कैसे कंपैरिजन करते हैं, बस आप केवल ध्यान से इस पूरे वीडियो सीरीज को देखो। माय डियर, अगर इस पूरे वीडियो सीरीज को देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे चीजें पता चलेंगी जो आप 10 रेफरेंस बुक पढ़ के भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूं आपको, ये आफ्टर स्टडिंग सो मेनी गुड ऑथर्स रेफरेंस बुक, यानी कि मैंने 12 से 15 बुक्स पढ़ी अच्छी अच्छी, तब जाकर जो भी मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा अच्छा मिला, उस कॉन्सेप्ट को एक साथ कंबाइन करके मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से, और कुछ कुछ तो ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपको बुक में मिल ही नहीं सकती, वो हमने लिया है। वो कुछ हमारा जो रिसर्च पेपर का जो डेटा होता है वो हम डिस्कस करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा रेफ्रिजरेशन वाले कंडीशन में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी में कि एंट्रोपी को कैसे समझा जाए, एक्चुअल एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, यानी डिसऑर्डरनेस ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा। लेकिन वहां पे स्टेटमेंट बोला जाता है कि फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एंट्रोपी की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो बच्चा पहले ही कंफ्यूज है। इंटरव्यू में जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रैंडमनेस की बात करें तो सर इक्विलिब्रियम में तो रैंडमनेस कम होना चाहिए, देन हाउ वी कैन से दैट कि फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। दैट थिंग ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये हम रेफरेंस बुक्स पे भी नहीं मिलेगा, ये हमने क्या किया है, कुछ अच्छे अच्छे रिसेंट रिसर्च डेटा लिया है और उसके बेसिस पे समराइज करके हम पूरा कंटेंट आपको देने वाले हैं। क्लियर, तो अभी तक हमने कुछ जो भी पढ़ा कार्नोट साइकिल पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कार्नोट थ्योरम, और उसके बाद हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को हम फिनिश कर देंगे। फिर जो हमारा सेकेंड चैप्टर का, ये हमारा फर्स्ट वीडियो यानी कि 2.1 है। अब जो सेकेंड वीडियो हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर का 2.2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासेस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, किस किस तरीके से, और उसके बेसिस पे, और जो पहला कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस पे जितने 2-3 या कुछ हम न्यूमेरिकल, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। देखो माय डियर, मेरा फोकस यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन ना करा के बड़े बड़े कन्वेंशनल क्वेश्चन कराओ, और ऐसा क्वेश्चन कराओ कि जो भी हमने वीडियोस में डिस्कस किया कॉन्सेप्ट, वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। क्यों, क्योंकि जैसे चैप्टर खत्म होगा हर चैप्टर में, जैसे कि आपने देखा फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर के बेसिस पे जो भी हमने डिस्कस किया है वो पूरा का पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरे के पूरे बेसिस पे हमने गेट के क्वेश्चंस, ईएस के क्वेश्चन और भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या बोलता है सर? कार्नोट थ्योरम आई थिंक मैंने आपको बता भी दिया धीरे धीरे, जो कार्नोट साइकिल की बात कर रहे थे तो उसमें हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया। कार्नोट थ्योरम क्या बोलते हैं कि सर अगर आप एक काम करो, एक सेम टेम्परेचर लिमिट ले लो, सेम टेम्परेचर लिमिट ले लो, और इस टेम्परेचर लिमिट के अंदर आप बहुत सारे डिवाइस को लगा दो, बहुत सारा डिवाइस बना दो। ठीक है सर, और इन्होंने बोला कि अगर ये तीनों डिवाइस रिवर्सिबल हैं, तीनों की तीनों डिवाइस, अगर ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल, ठीक है, और दोनों तीनों का जो टेम्परेचर लिमिट है सर वो अगर सेम है, तो तीनों के केस में जो तीनों का एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। यानी इन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला सर कि जितनी मतलब ऑल रिवर्सिबल साइकिल जो हमने दिन देखा, ऑल रिवर्सिबल, अगर मैं ये तीनों को बोल रहा हूँ रिवर्सिबल, all reversible cycle operating between same temperature limit
will give you the same efficiency। है बात समझ में? इन तीनों का एफिशिएंसी सेम रहेगा irrespective of the fluid। यानी कि तीनों का टेम्परेचर लिमिट अगर T1 T2 है, इसमें आपने कोई दूसरा फ्लूइड यूज किया, इसमें आपने कोई दूसरा फ्लूइड यूज किया, इसमें आपने कोई तीसरा अलग अलग फ्लूइड यूज किया, तो भी अगर तीनों रिवर्सिबल साइकिल है, तीनों का टेम्परेचर लिमिट सेम है, तो क्या होगा सर? तीनों का एफिशिएंसी सेम होगा। पहला स्टेटमेंट बताया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया था? इसी से हमने डिस्कस किया कि फ्लूइड कोई भी हो चलेगा, फ्लूइड कोई भी हो, तीनों का एफिशिएंसी सेम होने वाला है। इसका मतलब कि सर जो पहला स्टेटमेंट था कि अगर all the reversible cycle operating between same temperature limit will give you the same result या same efficiency, और दूसरा स्टेटमेंट क्या था सर? कि जो मेरा रिवर्सिबल साइकिल यानी कि जो मेरा रिवर्सिबल एफिशिएंसी है, जो सीओपी है, कार्नोट का सीओपी है, रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी जो निकालने वाला हूं, वो मेरा फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि जो मेरा रिवर्सिबल साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड। जो हमने बताया कि इसमें अलग फ्लूइड, इसमें अलग फ्लूइड लो, तो भी सेम ही आने वाला है। यानी कि वो फ्लूइड पर डिपेंड सॉरी, वो फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करने वाला है। एंड थर्ड, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो रिवर्सिबल साइकिल है सर, यानी कि जो रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी जो है, रिवर्सिबल साइकिल के एफिशिएंसी वो केवल और केवल टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है। यानी रिवर्सिबल साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर लिमिट्स। कौन कौन सा टेम्परेचर लिमिट्स? जिसके बीच में ये वर्क कर रहा है। यानी कि अगर ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि क्या ये मेरा दोनों के बीच में ये काम कर रहा है ये डिवाइस, तो उसका जो एफिशिएंसी होगा, जो रिवर्सिबल एफिशिएंसी होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो केवल और केवल टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करेगा। ठीक है? तो माय डियर, हमने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा हमने। ठीक है? और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दोनों का स्टेटमेंट डिस्कस किया। उससे पहले थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या है, सोर्स क्या है, सिंक क्या है, वो समझा, दोनों स्टेटमेंट समझा, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या है और उसके बेसिस पे P12 कैसे बताया गया, फिर उसके डिवाइस, उस पे कौन सा डिवाइस बना, जो हीट इंजन, हमने बोला कि हीट इंजन बना उस पर डिवाइस। फिर दूसरा स्टेटमेंट हमने केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, सॉरी क्लासेस का स्टेटमेंट डिस्कस किया, वो स्टेटमेंट क्या था, उसके बेसिस पे दो इंपॉर्टेंट हमें डिवाइस मिला, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। दोनों के सीओपी क्यों निकालते हैं, क्यों नहीं एफिशिएंसी निकालते, दोनों के सीओपी में रिलेशनशिप क्या है। फिर हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हमने बोला कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, फिर भी क्यों यूज करते हैं। फिर कार्नोट का थ्योरम क्या था, कार्नोट का थ्योरम सर जो हमारा था, तीनों पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब हम एक काम करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो सेकंड वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो 2.2 वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लासेस का इनइक्वालिटी है उसका मतलब क्या था, किस तरीके से हमने समझा, और फिर उसके बाद हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा सेकंड चैप्टर में, उसके बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है?